कहानी के इस भाग को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का पांचवा भाग शुरू करते हैं। ये देख करके रेणुका का खून खौल गया और उसने उस दारू आदमी को अपनी चप्पल उतार करके बहुत पीटा और वो वहां से डर करके भाग गया। पर बुआ अभी भी रास्ते में जख्मी पड़ी थी। रेणुका ने पहले सलोनी को उठाया और फिर सलोनी और रेणुका दोनों ने ही मिल करके बुआ को उठाया और अपने घर के अंदर लेकर के आई और उन्हें कुर्सी पर बैठा करके पानी पिलाया। फिर रेणुका ने सलोनी की बुआ से पूछा कि जीजी क्या बात है, आपके पति आपको ऐसे मार क्यों रहे थे और घर से क्यों निकाल दिया आपको। बुआ बिना कुछ बोले ही रेणुका के गले से लग करके रोने लगी। सलोनी और रेणुका ये देख करके बहुत घबरा गई और फिर रेणुका ने जीजी के आंसू पोंछे और कहा कि क्या बात है जीजी, कोई बड़ी वजह है क्या। जीजी ने कहा कि मेरा पति दारू तो पहले से ही पी रहा था, पर अब बढ़ती उम्र के साथ उसकी जवानी के जोश भी बढ़ते जा रहे हैं। रेणुका और सलोनी ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। फिर रेणुका ने कहा कि क्या बात है जीजी, खुल करके कहिए, संकोच मत करिए, मैं और सलोनी आपके अपने ही हैं, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। जीजी ने कहा कि अरे मुझे किसी बात की ना तो अब शर्म है और ना ही चिंता। शर्म तो उस बेशर्म बूढ़े को करनी चाहिए जो मरने की उम्र में अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ब्याह कर लाया है। ये सुन करके रेणुका और सलोनी के होश उड़ गए। सलोनी तो अब अपने बुआ से कुछ पूछ नहीं सकती थी, पर रेणुका से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि ये क्या बात कर रही हैं जीजी, आपके पति ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो आपके होते हुए दूसरा ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्या बात है, आप विस्तार से बताइए। जीजी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और तुझे तो पता है रेणुका कि जब से मेरे बेटे की शादी हुई है वो अपनी पत्नी को लेकर के विदेश चला गया है और यहाँ पलट करके झांकने तक नहीं आया है। और मेरा पति पहले सिर्फ पीता था, अब तो वो पीने के साथ नहाता भी है और कुछ दिनों से उसका बर्ताव मेरे लिए बहुत बदल सा गया है। अब इस उम्र में उसको बहुत चस्का चढ़ा हुआ है, पर मेरे तो हाथ पैर ही फूट रहे हैं। वो मेरे साथ गंदी गंदी बातें और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिस उम्र में उसे भगवान का नाम और भजन करना चाहिए तो वो इस संसार के मोह माया में फंस करके अपने हाथों अपने जीवन को नर्क बना रहा है। जब मैंने उसके इस बर्ताव का विरोध किया तो उसने मुझे बहुत मारा और साफ साफ कहा कि अगर मैंने सीधे तरीके से उसकी बात नहीं मानी तो वो दूसरी औरत को घर ले आएगा। मुझे भी लगा कि इस बूढ़े को इस उम्र में भला कौन लड़की मिलेगी, पर आज मुझे समझ में आ गया है रेणुका कि ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लोग पैसों के लिए अपना ईमान धर्म शर्म सब बेच सकते हैं और उसके पैसों के चलते उसकी बेटी की उम्र की लड़की ने उससे शादी कर ली है और वो नामर्द उसे ले करके घर भी आ गया। और जब मैंने उस लड़की को घर से निकालने की कोशिश की तो वो मेरे पति ने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया और रोड में ला करके फेंक दिया। क्या इसी दिन के लिए मैंने इससे शादी की थी? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपने माँ बाबूजी का घर छोड़ा था और मेरी औलाद जिसे मैंने अपनी ममता की छाया में बड़ा किया, उसे जब मैंने बताया तो उसने मेरी बात सुनने की जगह रॉन्ग नंबर कह करके फोन काट दिया। अब मैं क्या करूं रेणुका, कहाँ जाऊं? मैं अब नहीं जी सकती, मुझे अब मरना है। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। रेणुका ने जीजी को अपने गले से लगाया और चुप कराने की कोशिश करने लगी। रेणुका को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जीजी से क्या कहे, कैसे उसके दर्द को कम करने की कोशिश करे। पर सलोनी ने अपनी बुआ का हाथ पकड़ा और कहा कि क्या आप मेरी जगह मेरे ससुराल चली जाएंगी? मेरे पति कुणाल को मेरा पत्नी प्रेम देंगी? क्या मेरे ससुराल के जितने भी फर्ज हैं मेरे लिए वो आप निभाएंगी? सलोनी की बुआ ये सुन करके हैरानी से कुर्सी से खड़ी हो गई और उन्होंने सलोनी से कहा कि सलोनी, तू ये सब क्या कह रही है? मैं भला तेरे हिस्से की जिंदगी क्यों जीऊंगी? मैं क्यों तेरे हिस्से के फर्ज निभाऊंगी? इन सब पर तेरा हक है और ये तेरे हिस्से की खुशी है, भला मैं इसे कैसे अपना बना सकती हूँ? सलोनी ने कहा कि क्यों नहीं बना सकती हैं?
जब आप दूसरों के हिस्सों की गलती को अपना करके खुद को दोषी मान सकती हैं, जब आप दूसरे के किए की सजा खुद की जान ले करके चुका सकती हैं, तो आप मेरे हिस्से की खुशी भी तो ले ही सकती हैं। ये सुन करके अब जीजी और रेणुका को समझ आया कि आखिर सलोनी क्या कहना चाहती है। जीजी ने कहा कि माना तेरी बात सही है कि सब गलती उनकी है, पर मैं भी तो उनसे जुड़ी हूँ और इस गलती का परिणाम मुझे भी तो झेलना पड़ रहा है। सलोनी ने कहा कि कैसा परिणाम? क्या आप ये चाहती हैं कि आपके पति आपकी सौतन के साथ आपको उसी घर में रखें और रोज रोज उसके सामने जलील करें, या फिर जिस मर्द को आप अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं वही दर्द, या फिर जिस दर्द को आप अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं वही दर्द आप रोज उन दोनों को एक छत के नीचे साथ रह करके देखें, और परिणाम तो उस लड़की को मिलेगा जिसने ये गलत काम किया है। एक औरत की बसी बसाई गृहस्थी तोड़ करके अपना आशियाना बनाने की कोशिश में जो आदमी अपनी पत्नी को इतने सालों में नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा। को कोई और मिलेगी तो वो उसे भी आपकी तरह छोड़ देगा मरने के लिए। और बात रही औलाद के पास जाने की, तो आप क्या चाहती हैं कि आप अपने बेटे के पास विदेश चली जाएं तो जाएं बिना उसके बुलाए, और फिर आप वहां जा करके ना घर की रहीं और ना घाट की, क्योंकि आप भी ये बात जानती हैं कि बिन बुलाए मेहमान क्योंकि आप भी ये बात जानती हैं कि बिन बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, और फिर तो आपका बेटा आपको पसंद भी नहीं करता, और फिर आपको मजबूरी में उसकी हर बात माननी पड़ती और उसकी हालत और भी बुरी हो जाती। तब तो आज जो आपके साथ हुआ वो जो होने वाला था उससे तो बहुत ही कम हुआ, फिर आपको दुख कैसा? बल्कि आपको तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने आपकी जिंदगी को नर्क होने से। उन्हीं की बातें सुन करके अब बुआ को थोड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सलोनी के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी, तूने आज मुझे सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं बल्कि एक नई हिम्मत भी दी है। मेरा तेरा धन्यवाद किन शब्दों में करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर जिंदगी भर तेरी एहसानमंद जरूर रहूंगी, और तुझे कभी भी तेरी बुआ की जरूरत पड़े चाहे किसी भी काम के लिए, तो बिना किसी संकोच के मेरे पास आ जाना। बुआ की हिम्मत देख करके अब सलोनी और रेणुका के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और तभी जीजी अपना सामान उठा करके जाने लगी कि तभी रेणुका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? जीजी ने कहा कि अब सलोनी ने मुझे हिम्मत और जिंदगी तो दे दी है, तो अब इसे गुजारने के लिए कहीं आसरा भी तो ढूंढना पड़ेगा। रेणुका ने कहा कि ये घर भी तो आपका ही है जीजी, और अपने खुद के घर होते हुए आपको बाहर कहीं और आश्रय के लिए जाने की क्या जरूरत है? जीजी ने कहा कि रेणुका, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए तेरे दिल में प्रेम और इज्जत बहुत है, पर मैं किसी के ऊपर अब फिर से बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मेरा चले जाना ही सही होगा। तभी रेणुका ने कहा कि बोझ? अरे बल्कि आपके एहसान के नीचे तो हम दबे हुए हैं जीजी। जीजी ने कहा कि एहसान? कैसा एहसान? तब सलोनी ने कहा कि बुआ, जब कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा था तब आपने गहने गिरवी रखवा करके मेरे पापा के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करवाया था। अगर आपने हमें वो रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं अपने पापा को उसी वक्त खो देती और उनके साथ बाकी के इतने खूबसूरत पल नहीं जी पाती। इसलिए अब आपको यहाँ रुकना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। रेणुका ने भी कहा कि जीजी, वैसे भी आज अगर सलोनी के पिता जिंदा होते तो वो भी शायद भाई होने का यही फर्ज निभाते, और अब तो वो भी नहीं है हमारे साथ, और मैं भी इतने बड़े घर में अकेली हूँ। आप यहाँ रुक जाएंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा।
फिर रेणुका और सलोनी के बहुत जिद करने के बाद जीजी ने रुकने का फैसला कर लिया। रेणुका ने कहा कि अब तो मेरी चिंता भी दूर हो गई, अब तो तू अपने घर जा करके अपनी गृहस्थी संभाल सकती है। सलोनी ने भी मुस्कुरा करके हाँ में सिर हिला दिया। तभी जीजी ने सलोनी से कहा कि तूने जरूरत के वक्त अपने मायके आ करके अपना फर्ज निभाया, बहुत अच्छी बात है। पर सलोनी बेटा याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, पर अपने पति को अपने आप से बांध करके रखना, चाहे तो प्रेम के धागे से या फिर विश्वास के धागे से। और फिर जीजी इतना कह करके रेणुका के साथ चली गई। फिर खिड़की पर खड़ी सलोनी अपनी बुआ की बातों के बारे में सोचने लगी कि मेरे और मेरे पति के बीच ना तो प्रेम का ही रिश्ता है और ना ही विश्वास का, तो फिर मैं कैसे अपने पति को खुद से बांध करके रखूं? वो तो मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फिर जिंदगी भर का साथ कैसे निभाऊंगी मैं उनके साथ। सलोनी बहुत देर तक खिड़की पर खड़ी हो करके चांद को बहुत खामोशी से निहारती रही। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस चांद में अपने पिता को ढूंढ रही हो। अगली सुबह सलोनी जल्दी ही उठ करके घर का सारा काम करके अपने ससुराल के लिए जाने लगी। तभी रेणुका ने सलोनी को अपने सीने से लगाया और कहा कि तू मेरी बुआ या यहाँ की चिंता मत करना, तू बस अपने ससुराल का ध्यान रखना और देविका जी की तबीयत के बारे में बताती रहना, और अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो एक फोन कर देना, हम दोनों ही तेरी मदद के लिए आ जाएंगे। सलोनी को अकेले अपने ससुराल जाता देख करके बुआ को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत सलोनी को रोकते हुए कहा कि दामाद जी नहीं आ रहे हैं तुझे लेने के लिए। सलोनी अब कितना ही झूठ कुणाल को ले करके बोलती, पर फिर भी उसने बात संभालते हुए कहा कि वो ऑफिस में इस समय बहुत काम रहता है, तो उनके पास तो खाना खाने का भी वक्त नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें मना कर देती हूँ। और वैसे भी मेरा ससुराल पास में ही तो है, मैं अकेले ही जा सकती हूँ। बुआ ने सलोनी को जवाब देते हुए कहा कि खाना खाने में और पत्नी को उसके मायके लेने आने में बहुत फर्क होता है सलोनी, और तेरी भलाई इसी में है कि तू ये फर्क अपने पति को भी समझाए। और फिर सलोनी ने अपनी निगाहें नीची कर ली और वहां से अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। घर पहुंच करके सलोनी ने देखा कि कुणाल हाल में बैठ करके किसी से फोन पर बातें कर रहा है। सलोनी ने सोचा कि इनको तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब सलोनी तो कुणाल से सवाल कर नहीं सकती थी, क्योंकि कुणाल तो सलोनी को एक आंख नहीं देख सकता था। इसलिए सलोनी चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी और तभी कुणाल की नज़र सलोनी पर पड़ी और वो भाग करके सलोनी के पास गया और बड़ी बेचैनी से उसने सलोनी से कहा कि थैंक गॉड तुम यहाँ वापस आ गई, वो भी बिल्कुल सही समय में। और कुणाल ने बातों ही बातों में सलोनी के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये देख करके सलोनी भी बहुत हैरान हो गई कि आखिर कुणाल को फिर से क्या हो गया है। कुणाल ने सलोनी को कहा कि चलो मेरे साथ जल्दी ऊपर चलो। सलोनी ने कुणाल से पूछा भी कि क्या बात है, आप मुझे बताइए तो सही। पर कुणाल बस सलोनी का हाथ पकड़ करके ऊपर लिए जा रहा था और देविका के कमरे के बाहर ला करके उसने सलोनी को ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि सलोनी जाओ अंदर जा करके देखो भाभी ने अपनी क्या हालत बना ली है, और वो बार बार बस तुम्हें ही बुलाए जा रही हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने डॉक्टर को तो कॉल कर दिया पर उसे आने में वक्त लगेगा, और भाभी तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रही हैं। ऊपर से भैया भी किसी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम जाओ प्लीज कुछ करो। सलोनी ने कुणाल को कहा कि पहले तो आप शांत हो जाइए, मैं जा करके अंदर भाभी से बात करती हूँ, पर थोड़ा सब्र करिए आप। और फिर सलोनी देविका के कमरे में जाती है तो वो देखती है देविका की मानसिक स्थिति पहले से भी ज्यादा और बिगड़ गई थी। धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। देविका बहुत ही ज्यादा कमजोर दिल की थी और बचपन से ही वो किसी बड़ी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देविका की इस बीमारी के बारे में घर में किसी को भी नहीं पता था, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सलोनी की शादी का ख्याल भी देविका के दिमाग में आया था। और सलोनी की शादी कुणाल से होने के बाद कुणाल ने जो कुछ भी सलोनी के साथ किया उसका जिम्मेदार देविका ने खुद को मान लिया, और इस ग्लानि में वो धीरे धीरे बीमार होती चली गई। अब देविका ने सलोनी को देखा तो एक छोटे बच्चे की तरह भाग करके सलोनी के पास आई और उसके गले लग गई।
सलोनी देविका की ये हालत देख करके बहुत ही दुखी हुई और सलोनी देविका की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रही थे। जैसे तैसे करके देविका के पागलपन को सलोनी ने शांत किया और दवाई खिला करके उसको सुला दिया। सलोनी जैसे ही कमरे के बाहर आई तो कुणाल बड़ी बेसब्री से सलोनी का इंतजार कर रहा था और जब सलोनी देविका के कमरे से बाहर आई तो कुणाल उसका हाथ पकड़ करके बड़ी बेताबी से पूछा कि भाभी को क्या हो गया है सलोनी, वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं। सलोनी कुणाल को इस तरह खुद से बात करता देख और खुद को ऐसे छूता देख थोड़ी खुश हुई कि कम से कम भाभी के लिए ही सही पर कुणाल ने मुझसे बात तो की। सलोनी ने फिर भाभी की बीमारी और हालत के बारे में बताया, जिसे सुन करके कुणाल ने सलोनी से सवाल किया कि इस बारे में तुम्हें पहले से पता था। सलोनी थोड़ा घबरा गई क्योंकि कुणाल ने ये सवाल सलोनी से बहुत ही गुस्से में पूछा था। सलोनी ने कहा कि हाँ, वो मैं आपको बताने ही वाली थी पर भैया ने मुझे मना कर दिया था। कुणाल ने सलोनी की पूरी बात भी नहीं सुनी और दोबारा से सलोनी के ऊपर गुस्सा हो गया और उसे गुस्से में बहुत ही बुरा भला सुनाने लगा। जहां कुछ वक्त पहले कुणाल सलोनी से बात करने लगा था, वहां सलोनी की इस हरकत से कुणाल के मन में सलोनी के लिए पहले से भी ज्यादा नफरत भर गई थी और उसने सलोनी को भी अपनी भाभी का जिम्मेदार ठहरा दिया और खुद वहां से चला गया। सलोनी तो पहले से ही अपनी भाभी की हालत की जिम्मेदार खुद को मान रही थी और अब कुणाल ने भी उसे दोषी बोल दिया था, जिसके बाद सलोनी और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। शाम तक देव आहूजा भी अपने घर वापस आ चुके थे और उसे जब देविका की हालत के बारे में पता चला तो बहुत घबरा गया और उसने तुरंत ही देविका को शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के गया। वहां देविका का चेकअप होने पर देविका के कमजोर दिल के होने की बीमारी का पता चला, जिसे सुन करके अब देव और सलोनी को देविका के इस पागलपन का कारण पता चला। कुणाल ने तुरंत ही डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या इलाज है और मेरी भाभी कैसे ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिमाग और दिल में किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उनका अभी फिलहाल तो इलाज यही है कि जिस बात का उनको सदमा लगा है वो उनके दिमाग और दिल से हटाए जाएं। देव ने तुरंत ही पूछा, इसके लिए हमें क्या करना होगा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि आहूजा जी, आपको पहले मुझे ये बताना होगा कि देविका जी को किस बात का इतना गहरा सदमा लगा है। फिर देव आहूजा ने डॉक्टर को सारी बात बता दी, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि देव आहूजा जी आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इन दोनों को अब अपनी भाभी की जान बचानी होगी। इन दोनों के बीच जो भी मैटर है, पर इन दोनों के अलग होने का जिम्मेदार आपकी पत्नी देविका ने खुद को मान लिया और वो जितना ही इस बारे में सोचेंगी वो उतना ही बीमार होती जाएंगी और एक वक्त के बाद दवाइयां भी अपना असर दिखाना बंद कर देंगी। इसलिए अब इन दोनों को दिखावा ही सही पर आपकी पत्नी के सामने, जिससे उनको ये लगने लगे कि इन दोनों के बीच सब ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप को दोषी मानना छोड़ देंगी और तब जा करके हम उनका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। ये सुन करके देव आहूजा की निगाहें नीची हो गई, क्योंकि ये करना तो देव आहूजा के बस में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि सलोनी बहुत ही नेक दिल की है। वो तो अपनी भाभी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर उसे अपने सगे छोटे भाई कुणाल पर अब एतबार नहीं था। इसलिए उसने डॉक्टर से कहा कि इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं है क्या? ये सुन करके कुणाल ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, मैं अपनी भाभी के लिए एक काली लड़की क्या, ऐसे 10 काली लड़कियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये सुन करके सलोनी, देव और वहाँ बैठा डॉक्टर भी कुणाल की तरफ देखने लगे और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया कि आप दोनों के बीच अनबन का कारण क्या है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो लगा था कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदार और नेक दिल होते हैं, इसलिए मैं भी अपने बच्चे को बाहर भेजने वाला था, पर देव आहूजा जी, आपके छोटे भाई की निम्न स्तर की सोच देख करके अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। अब मेरा बेटा यहीं अपने देश में ही पढ़ेगा, भले 2-4 पैसे कम कमाएगा, पर कम से कम अच्छे संस्कार तो रहेंगे उसमें। ये सुन करके कुणाल की आंखें शर्म से नीचे झुक गई।
डॉक्टर के कहे अनुसार देविका को हॉस्पिटल से लाया गया और उसके होश में आने से पहले सब वैसा ही करने का प्लान किया सब ने, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था। देविका जब होश में आई तो उसने देखा कि देव उसके सामने ही बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। देविका ने होश में आते ही देव से सलोनी के बारे में पूछा तो देव की जगह कुणाल ने देविका को जवाब दिया कि आपकी बहुरानी हम सब के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही है। कुणाल के मुंह से सलोनी के लिए ऐसे शब्द सुन करके देविका को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक से कुणाल का मन सलोनी के लिए बदल कैसे गया। थोड़ी देर में सलोनी पकौड़े और चाय ले करके भी आ गई और उसने सबसे पहले देविका को खाने के लिए दिया और तभी पीछे से कुणाल ने सलोनी को कमर से पकड़ लिया और कहा कि वाह बीबी साहिबा, आप अपने पति को ही भूल गई। कुणाल का ऐसा बर्ताव देख करके तो सलोनी भी हैरान रह गई। कुणाल ने उसे जितने प्यार से पकड़ा हुआ था उसके बाद तो सलोनी को कुणाल से अलग होने का मन ही नहीं हो रहा था। पर सलोनी ये बात जानती थी कि ये सब भाभी के लिए कुणाल कर रहा है, इसलिए सलोनी ने अपने मन में कोई भी उम्मीद नहीं पाली और वो भी कुणाल के साथ एक अच्छे पति होने का खेल खेलने लगी। पर देविका को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा। देविका ये सब देख करके बिस्तर से उठने का प्रयास करने लगी कि तभी कुणाल देविका के पास आकर के बैठ गया और उसने कहा कि क्या हुआ भाभी। देविका ने कहा कि कुणाल, क्या तुमने सलोनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है? क्या तुम्हें अब उसके रंग से कोई दिक्कत नहीं है? क्या तुम अब उससे प्यार करने लगे हो या फिर कोई सपना देख रही? क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? कुणाल ने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है भाभी, सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैंने सलोनी को माफ कर दिया। इस बात पर देव और देविका दोनों ने ही कुणाल को घूर करके देखा तो कुणाल ने बात संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि सलोनी ने मुझे माफ कर दिया है। मैं इस दुनिया की चमक में असली हीरे को नहीं पहचान पाया और पता नहीं अपनी बीबी सलोनी को क्या कुछ नहीं बोल डाला। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने अपने हर एक गुनाह के लिए सलोनी से माफी मांग ली है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे आपका और भैया का आशीर्वाद चाहिए हमें। देविका कुणाल के मुंह से ये सब सुन करके बहुत खुश हुई और उसने कहा कि क्या सच में कुणाल ऐसा हो गया है? तुमने सलोनी को अपना लिया है? क्या सब कुछ ठीक हो गया है? देव, आप बोलिए ना कि ये कुणाल सच कह रहा है या झूठ। देव ने भी झूठी मुस्कान के साथ देविका से कहा कि हाँ देविका, ये सच कह रहा है कि इसने मेरे सामने ही अपनी गलती की माफी मांगी है। देविका तो अब जैसे खुशी से पागल हो रही थी और उसने खुशी खुशी में कुणाल को अपने सीने से लगा लिया और खुशी से रोते रोते कहा कि मैं जानती थी कुणाल कि मेरा बेटा अपनी माँ का सिर कभी नीचे नहीं होने देगा। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बेटे, आज तुमने मुझे सारे जहां की खुशी दे दी, आज मैं बहुत खुश हूँ। देव आहूजा तो मन में सोच रहा था कि कितना ढोंगी है मेरा भाई, जो कितना अच्छा नाटक कर लेता है एक अच्छे इंसान होने का। अगर देविका की तबीयत की बात ना होती तो इसकी तो मैं जान ही ले लेता, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। बात मेरी देविका की जिंदगी की है, मुझे ना चाहते हुए भी कुणाल की हर हरकत को बर्दाश्त करना होगा। कुणाल ने कहा कि भाभी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? देविका ने कहा कि हाँ, तूने सलोनी को अपना लिया और मैंने तुझे। कुणाल ने कहा कि इस खुशी में हम सब बाहर पार्टी के लिए। देविका भी इस बात पर मान गई। कुणाल ने कहा कि इस खुशी में हम सब बाहर चले पार्टी के लिए। देविका भी इस बात पर मान गई और उसने कहा कि हाँ जरूर, बहुत दिन हो गए हैं हमें एक साथ बाहर गए। देव ने भी कहा कि ठीक है, फिर चलो सब तैयार हो जाओ बाहर चलने के लिए। फिर कुणाल सलोनी के कंधे में हाथ रख करके कहने लगा कि चलिए मेरी जान, आप भी तैयार हो जाइए, और फिर दोनों वहां से चले गए। देविका के कमरे से बाहर निकलते ही कुणाल अपने असली रूप में आ गया। सलोनी के लिए ये हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल ये सब अपनी भाभी के लिए कर रहा है, इसलिए उसने कुणाल के नाटक को सिर्फ
नाटक ही रहने दिया। इधर देविका देव के गले लग करके रोने लगी और कहने लगी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है देव कि सलोनी और कुणाल एक हो गए हैं। वो दोनों साथ हैं और खुश भी हैं। अब जा करके मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हो रही है कि शायद मेरी गलती कम हो गई है, वरना मेरे हाथों तो सलोनी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। पर कुणाल ने सब कुछ ठीक कर दिया। देव आहूजा ने भी देविका को एक झूठी तसल्ली दी, पर वो मन में सोचने लगा कि पता नहीं ये नाटक कब तक चल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस नाटक का पर्दा देविका की नजरों से हट जाए और उन दिन कयामत आ जाए इस घर पर अभी देविका की तबीयत ठीक करने से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं था सबके लिए। सब लोग बाहर पार्टी के लिए गए और सबने बहुत मस्ती भी की। कुणाल और सलोनी को साथ में हंसता खेलता देख करके देविका को भी अब सुकून मिलने लगा और वो पहले से ठीक थी। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ कुणाल और सलोनी का ये नाटक चलता रहा और कमरे के अंदर जाते ही कुणाल सलोनी के लिए अनजान हो जाता और कमरे से बाहर आते ही सलोनी को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पति बन जाता। सलोनी को भी कुणाल की झूठी ही सही पर मोहब्बत पा करके बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी भी उसने कुणाल से प्यार की कोई झूठी उम्मीद नहीं लगाई। वक्त के साथ अब देविका की हालत में भी सुधार होने लगा और उसकी रिपोर्ट देख करके डॉक्टर भी हैरान था कि देविका की हालत बहुत ही जल्दी सुधर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देविका बहुत ही जल्दी पहले जैसी हो जाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कुणाल भी सलोनी को देख करके पहले की तरह ज्यादा चिढ़ता नहीं था, क्योंकि सलोनी देविका की तबीयत के लिए पूरे टाइम एक पैर पर खड़ी रहती थी और ये पति पत्नी का झूठा नाटक भी उसने कुणाल के कहने पर ही किया था। इसलिए कुणाल के मन में अब सलोनी के लिए थोड़ी ही सही पर जगह तो बन ही रही थी। पर जब भी कुणाल के दिल में सलोनी के लिए थोड़ी जगह बनती तो न जाने सलोनी की खुशियों में किसकी नजर लग जाती और फिर से कुणाल और सलोनी एक दूसरे से दूर हो जाते। और अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन देविका ने घर में पूजा करवाने की योजना बनाई, जिसके लिए उसने सोचा कि सबके उठने से पहले ही मैं इस घर में सारी तैयारी करवा देती हूँ और सबको सरप्राइज दूंगी। वैसे भी जब से मेरी तबीयत बिगड़ी है तब से सलोनी और कुणाल मेरे आगे पीछे डोलते रहते हैं और सलोनी तो बेचारी मेरे उठने के पहले उठती है और मेरे सोने के पहले ही सोती है। ऐसे मैं उसको पूजा के बारे में बता करके उसे और थकाना नहीं चाहती, इसलिए मैं ही सब कुछ कर लेती हूँ और फिर मदद के लिए घर पर इतने नौकर भी तो हैं। देविका ने जल्दी ही उठ करके लगभग सारी तैयारी कर ली थी, पर अभी भी पूजा के लिए घर को सजाना बाकी था, जिसके लिए उसने नौकर से फूल तो मंगवाए थे पर उस नौकर को फूल मिले नहीं। इसलिए देविका ने खुद बाहर जा कर के फूल लाने का फैसला किया बिना किसी को बताए। और इसी बीच जब देव आहूजा की अचानक से नींद खुली तो उसने अपने बगल में देखा कि देविका नहीं है, तो उसे पहले लगा कि देविका शायद वॉशरूम में होगी। पर जब 10 से 15 मिनट बीत गए और देविका नहीं आई, तब देव आहूजा ने जब पूरे घर में देविका को ढूंढ लिया और नौकर से भी पूछने पर देव आहूजा को सिर्फ इतना ही पता चला कि देविका कहाँ चली गई है बिना बताए, तो अब उसको बहुत डर लगने लगा कि अचानक से देविका को क्या हो गया और वो ऐसे कैसे घर छोड़ करके चली गई। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आया कि एक ही चीज है जो देविका पर अपना प्रभाव डाल सकती है और वो है सलोनी और कुणाल का रिश्ता। कहीं ऐसा तो नहीं कि देविका को सलोनी और कुणाल के नाटक के बारे में पता चल गया हो और वो घर छोड़ करके बिन बताए किसी को चली गई हो। पर क्या बात है, ये तो मुझे कुणाल और सलोनी से ही पूछना पड़ेगा। देव आहूजा भाग करके सलोनी और कुणाल के पास गया और उसके कमरे के बाहर से उन दोनों को आवाज दे करके बुलाने लगा। सलोनी और कुणाल दोनों के ही कानों में जब देव आहूजा की परेशानी भरी आवाज सुनाई पड़ी तो दोनों ही घबरा करके उठ गए और कुणाल ने तुरंत ही दरवाजा खोला तो देखा कि देव आहूजा बहुत ही परेशान दिख रहा था। तब कुणाल ने कहा कि क्या बात है भैया, आप इतनी सुबह सुबह इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं और भाभी कहाँ हैं? वो तो ठीक है ना? देव आहूजा ने उन दोनों को बताया कि देविका कहीं भी नहीं मिल रही है।
घर में। और अभी जब मैंने नौकर से पता किया तो एक नौकर ने उसे गुस्से से घर से बाहर जाते हुए देखा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से देविका को क्या हो गया। वो ऐसे कैसे कहाँ चली गई? क्या तुम दोनों के बीच कोई अनबन या झगड़ा हुआ है आपस में, या फिर कोई भी ऐसी हरकत की है तूने कुणाल जिससे देविका को तुम दोनों के नाटक पर शक हो गया हो? कुणाल ने कहा कि नहीं भैया, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे भाभी को शक हो, और इस लड़की का मुझे पता नहीं। सलोनी ने भी कहा कि मैंने भी कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे भाभी को कोई शक हो। कुणाल ने कहा कि भैया, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी ऐसा करूंगा जिससे भाभी की तबीयत और बिगड़ जाए या उनकी जान पर बनाए। मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब इस लड़की को ही देख लीजिए, इसका सांवलापन मुझे कितना चुभता है। उसके लिए भी मैं इससे झूठे प्यार का दिखावा करता हूं। सलोनी के बारे में ऐसा सुन करके देव आहूजा कुछ बोलता कुणाल को, तभी पीछे से देविका ने कहा कि क्या कहा तुमने? तुम सब मिल करके मेरे साथ नाटक कर रहे थे? देविका को यूं अचानक से देख करके देव आहूजा, कुणाल और सलोनी बहुत ही ज्यादा घबरा गए। देव ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी देविका, और यहाँ आई कब? फिर देविका ने बताया कि मैंने घर में पूजा करवाने का प्लान किया था, क्योंकि मेरी तबीयत के चलते घर में सब बहुत परेशान रहते थे। इसलिए आज सुबह जल्दी उठ करके मैं सबको सरप्राइज देना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि तुम लोग उल्टा मुझे ही सरप्राइज दे दोगे। देव ने कहा कि नौकर ने मुझे बताया कि तुम गुस्से में घर के बाहर चली गई थी, तो तुम गई कहाँ थी? देविका ने कहा कि मैंने नौकर को ताजे फूल लाने के लिए कहा था, पर उसे कहीं फूल नहीं मिले, इसलिए उस पर गुस्सा करके मैं ही फूल लेने चली गई। और जब घर वापस आई तो मुझे आप दोनों के जोर जोर से बात करने की आवाज सुनाई दी, तो मैं घबरा करके यहाँ आई कि फिर मैं आप दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हो गया। और जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि मेरा पति, जिसने जीवन भर मेरा साथ देने का वचन दिया था, उसने, और मेरा देवर, जिसे बचपन से मैंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा, उसने, और सलोनी तुम्हें भी तो मैंने अपनी देवरानी कभी माना ही नहीं, हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना। यहाँ तक कि तुमने भी मेरे साथ धोखा किया, नाटक किया मेरे सामने। पल पल मेरे भरोसे और प्यार का मजाक बनाते रहे तुम लोग। और अपने आप से पूछो तुम सबकी, आज तक मैंने कभी भी किसी की भावनाओं या प्रेम का अपमान या मजाक उड़ाया हो? तो तुम लोग मेरे अपने हो, और तुम लोगों ने ही मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। और देविका ये सब बोलते बोलते अचानक से बेहोश होकर के वहीं गिर गई। ये देख करके सलोनी, कुणाल और देव आहूजा बहुत घबरा गए, और तीनों तुरंत ही देविका को अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि देविका के दिल और दिमाग में बहुत बड़ा सदमा लग गया है, और अब इसका इलाज यहाँ होना संभव नहीं है। अगर इनका तुरंत इलाज नहीं करवाया गया तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त ना कर पाएं, और ये पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठें और पागल हो जाएं, या फिर होश में ही ना आएं और कोमा में चली जाएं, या फिर। देव आहूजा ने घबरा करके पूछा, फिर क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि देव आहूजा जी, हर इंसान में सहन शक्ति अलग अलग होती है। कोई बड़ी बड़ी बातों को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, कोई इंसान छोटी बात को भी सहन नहीं कर पाता, और देविका जी उन्हीं कमजोर इंसान में से हैं। हो सकता है कि वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाएं और अपनी जान गंवा बैठें। ये सुन करके देव आहूजा घुटनों के बल बैठ करके रोने लगा। डॉक्टर ने कुणाल और सलोनी को देव आहूजा को संभालने के लिए कहा और वहां से चला गया। अब तो जैसे सलोनी, देव आहूजा और कुणाल की दुनिया ही थम गई थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी डॉक्टर ने देव आहूजा और कुणाल को अपने पास बुलाया और बताया कि बाहर विदेश में मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैंने उससे बात कर ली है, वो आपकी बीबी को जल्द ही ठीक कर देगा। आप जितना जल्दी हो सके अपनी पत्नी को लेकर के विदेश चले जाइए, मैंने उससे बात कर ली है। आप वैसे ही वहां जाएंगे तो देविका जी को इलाज शुरू हो जाएगा। ये सुन करके देव आहूजा, जो बहुत पैसे वाला और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था,
आज एक डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो करके उन्हें धन्यवाद कर रहा था। उनकी वजह से उनकी पत्नी की जान अब बच सकती है। फिर देव आहूजा ने जल्द ही विदेश जाने के सारे इंतजाम किए और उसने कुणाल और सलोनी को भी अपने साथ चलने को कहा। जिस पर कुणाल ने कहा कि भैया अभी भाभी को आपकी बहुत जरूरत है, पर हमारी कंपनी को हम दोनों में से किसी एक की, क्योंकि हम किसी भी बाहर वाले पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कब किसकी नीयत पैसे देख करके पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आप भाभी के साथ जाइए और बेफिक्र हो करके उनका इलाज करवाइए और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कुणाल के मुंह से ये सब सुन करके देव आहूजा को बहुत खुशी होती है कि उसका छोटा भाई कितना भी नालायक क्यों ना हो, पर उसे अभी भी अपने भाई और भाभी की चिंता है। देव आहूजा इतना तो जानता था कि कुणाल कोई बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश खुद देव आहूजा और देविका ने ही की थी। उसे सही और गलत के बीच के फर्क को बखूबी समझाया था, पर फिर भी कुणाल सलोनी को क्यों नहीं अपना पा रहा था, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब कुणाल कोई छोटा बच्चा तो था नहीं जिसे डांट करके या डरा करके अपनी बात मनवाई जा सके। फिर ये पति पत्नी का मामला था, इसलिए देव आहूजा ज्यादा बोलना नहीं चाहता था। उसे कुणाल पर तो नहीं, पर अपने परवरिश और अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा था कि कुणाल एक ना एक दिन भटके हुए रास्ते से वापस लौट ही आएगा। फिर देव आहूजा ने सलोनी को अपने साथ चलने के लिए पूछा तो सलोनी ने भी अपने कर्तव्यों का दायित्व उठाने में पीछे नहीं रही। उसने भी कहा कि आपके जाने से मेरे पति आपकी कंपनी संभाल लेंगे, पर भाभी के जाने से उनके इस घर को तो भी कोई संभालने वाला चाहिए ना, जिससे भाभी जब लौट करके आए तो इस घर को सजा करके उनका कोई स्वागत करने वाली हो। इसलिए आप जाइए, मैं यहाँ रुक करके भाभी की गृहस्थी की देखभाल करूंगी। देव आहूजा की आंखों में अब आंसू आ गए और उसने कहा कि पता नहीं पिछले जन्म मैंने और देविका ने क्या पुण्य किए थे कि हमें तुम दोनों जैसा छोटा भाई और एक बहन मिली। फिर कुणाल ने कहा कि पुण्य तो मैंने किया था जो आप जैसे भैया भाभी मिले। और फिर दोनों ही भाई बहुत ही इमोशनल हो गए। तभी सलोनी ने माहौल थोड़ा ठीक करने के लिए कहा कि चलिए भैया, वक्त हो गया है आपके जाने का। फिर कुणाल और सलोनी बहुत ही भारी मन से देव आहूजा और देविका को घर से विदा किया। सलोनी और कुणाल बहुत देर तक दरवाजे की चौखट पर खड़े रहे और उनकी गाड़ी को जाता हुआ देखते रहे और अपनी आंखों से आंसुओं के झरने बहाते रहे। फिर कुणाल ने अपने आप को संभाला और घर के अंदर जाने लगा कि तभी सलोनी ने कुणाल को रोकते हुए कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं कुछ देर के लिए अपनी माँ के घर चली जाऊं। भाभी के जाने के बाद मन बहुत बेचैन लग रहा है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। कुणाल तो पहले से ही सलोनी की कई हरकत पर उससे बेहद नाराज था और सबसे ज्यादा तो वो भाभी की बीमारी छिपाने वाली बात से सलोनी से नाराज था। सलोनी को जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा कि तुम कितनी मनहूस हो यार। काला रंग दो चीजों का प्रतीक होता है, एक जो काली नजर से बचाता है और दूसरा जो किसी की काली नजर लगाता है, और तुम वो दूसरा प्रतीक हो। और तुम्हारे आते ही मेरे घर की सारी खुशियां रौनक सब छिन गई। पहले आई तो मेरी जिंदगी मेरी खुशियां बर्बाद कर दी तुमने, और अब मेरे भैया भाभी को भी नहीं छोड़ा तुमने। और मेरी भाभी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? यही ना कि तुम्हारे जैसी काली कोयल को हमारे महलों की रानी बना दिया, जो तुमने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी। आज मेरे भाभी जी की जो भी हालत है उसकी सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी ही वजह से मेरी भाभी आज मरने तक की हालत में पहुंच गई हैं, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। इतना याद रखना काली कोयल की अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर कुणाल बहुत ही गुस्से में घर से जाने के बजाय बाहर की ओर चला गया और सलोनी वहीं खड़ी
हो करके कुणाल की बातों से अपना मन दुखी करने लगी। वैसे कुणाल ने जो कुछ भी सलोनी को कहा था वो उसके लिए कुणाल से नाराज नहीं थे, क्योंकि सलोनी भी पहले से ही खुद को कहीं ना कहीं भाभी की बीमारी का जिम्मेदार मान रही थी। अब सलोनी का पूरा घर सूना हो गया था, ना भाभी भैया थे और ना ही कुणाल था। इसलिए वो उदास मन को लेकर के अपने घर से बाहर की तरफ चलने लगी। चलते चलते उसे रास्ते में एक मंदिर दिखा तो वो मंदिर की तरफ जाने लगी। मंदिर में जा करके सलोनी ने भगवान के आगे हाथ जोड़ करके उनको देख करके रोने लगी और भगवान से सवाल करने लगी कि आखिर क्यों भगवान, मेरे सांवले रंग की सजा किसी और को क्यों? मुझे अपने सांवले रंग और अपनी जिंदगी में मिले दुखों में कोई शिकवा नहीं है, पर मेरी भाभी, उनका क्या कसूर है? उन्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ दे रहे हो। आपको जितना बुरा करना है मेरे साथ कर लो, मैं एक ऊफ भी नहीं करूंगी, पर मेरी भाभी को माफ कर दो प्रभु। तभी वहां एक पंडित आया और उसने सलोनी से कहा कि क्या हुआ बच्चे, तू भगवान पर इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? तब सलोनी ने कहा कि तो क्या करूं मैं पंडित जी, मैंने हमेशा भगवान पर भरोसा किया है, उनकी पूजा की है, कभी भी अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया, पर भगवान ने उतना ही मेरे साथ बुरा किया। तब पंडित जी ने सलोनी से कहा कि बच्चे, मैं ये तो नहीं जानता कि तेरी जिंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है, पर हाँ, मैं तुझसे इतना जरूर कहूंगा कि भगवान जब भी अपनी कृपा अपने भक्त पर करने वाले होते हैं, तब भगवान उस कृपा से पहले अपने उस भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, ये जानने के लिए कि मुश्किल वक्त में उनका भक्त उन पर कितनी आस्था रखता है। बड़ी मुश्किलों के आगे वो अपने भरोसे को भगवान से उठा तो नहीं लेगा। इसलिए मेरी बच्ची, जब भगवान किसी की भी जिंदगी में बहुत मुसीबत डालता है, तब पक्का है कि उसकी आने वाली सुबह बहुत ही मनमोहक और खुशी देने वाली होती है। इसलिए तुम भी उस छोटे से बच्चे की तरह भगवान पर भरोसा रखो, जिसे हवा में उछालने पर वो रोता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे यकीन है कि हम उसे गिरने नहीं देंगे। फिर सलोनी ने अपने आंसू पोंछे और भगवान के आगे शीश झुकाया और फिर पंडित जी का भी आशीर्वाद लेकर के खुशी खुशी अपने मायके की तरफ जाने लगी। पंडित जी की बातों से अब सलोनी को भी अपने मुसीबतों से लड़ने की थोड़ी हिम्मत मिली थी और उसका भी जो भरोसा डगमगा रहा था वो भी अब भगवान के लिए मजबूत हो चुका था। सलोनी चलते चलते अब अपने घर पहुंच चुकी थी, जहां पर उसकी माँ बहुत सारा अचार तैयार कर रही थी और साथ में सलोनी की बुआ उनकी मदद कर रही थी। सलोनी को यूं अचानक से रेणुका देख करके परेशान हो जाती है कि सलोनी यहाँ अचानक से कैसे, वो भी बिना बताए। और जब रेणुका और बुआ पास जा करके सलोनी का उदास चेहरा देखती हैं तो वो दोनों ही बहुत घबरा जाती हैं और सलोनी भी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देख करके उनसे गले लग करके रोने लगती है। सलोनी की ऐसी हालत देख करके रेणुका और बुआ अब बहुत ज्यादा ही घबरा जाती हैं और फिर सलोनी से बार बार दोनों सवाल करने लगती हैं कि सलोनी क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रही है, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या तेरे और दामाद जी के बीच कोई कहा सुनी हुई है? सलोनी बेटा कुछ तो बोल, हम दोनों का दिल बैठा जा रहा है तुझे ऐसे रोता हुआ देख करके। सलोनी अपनी माँ की ये सब बात सुन करके अपने दुख का थोड़ा काबू में करती है और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि मुझे माफ करिएगा माँ और बुआ जी, मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी इसलिए आंसू निकल आए और मुझे पता भी नहीं चला। बुआ ने सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि कोई बात नहीं सलोनी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर तू हमें बात तो बता जिसकी वजह से तू परेशान है। तब सलोनी ने अपनी माँ और बुआ को भाभी की तबीयत के बारे में बताया, पर पूरी बात नहीं बताई कि भाभी की तबीयत उसके और कुणाल के बीच हुई अनबन की वजह से खराब हुई है। रेणुका और बुआ को ये खबर सुन करके बहुत बुरा लगा और उन्होंने सलोनी से देविका की तबीयत खराब होने की वजह भी पूछी, तो सलोनी ने इधर उधर की बातें बना करके बोल दी पर सच नहीं बताया। कुछ देर तक रेणुका सलोनी की बुआ देविका जी की बारे में सोच सोच करके उदास बैठी रही। फिर सलोनी को भी लगा कि वो यहाँ अपने घर खुद की उदासी
खत्म करने आई थी, न कि अपनी वजहों से अपनी माँ और बुआ को उदास करने। इसलिए फिर उसने बात पलटते हुए कहा कि वो सब छोड़िए और ये बताइए कि मेरे पीठ पीछे यहाँ क्या चल रहा था। इतना सारा अचार क्यों रखा जा रहा है घर में? कोई आने वाला है क्या? तब रेणुका ने बताया कि नहीं सलोनी, कोई नहीं आने वाला। ये तो तेरी बुआ और मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है, अचार बनाने का। ये सुनकर के सलोनी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि क्या बात है माँ, आप तो कमाल कर दे। तब रेणुका ने कहा कि कमाल जैसा तो कुछ भी नहीं है सलोनी, पर हाँ मजबूरी जरूर है। तेरे पिता तो जाते जाते ये घर हमारे लिए छोड़ गए, पर इस घर के चलाए रखने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे ना। तो बस इसलिए मेरे दिमाग में ये अचार बनाने का ख्याल आ गया। और तेरी बुआ है ना, इनकी बड़ी पहचान है जहाँ ये अचार अच्छे दाम पर बेचे जा सकते हैं। तो बस फिर हम दोनों ने ये काम शुरू भी कर दिया है। सलोनी भी अपनी माँ की इस मेहनत को देख करके बहुत खुश थी। सलोनी ने कहा कि अरे आप दोनों ने इतना महान काम शुरू किया है तो इनके लिए मुंह तो मीठा करना बनता है, और इसलिए मैं आप सब के लिए अभी हलवा बना लाती हूँ। थोड़ी ही देर में सलोनी हलवा बना करके ले आई और जैसे ही सब हलवा खाने वाले थे कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। सलोनी ने कहा कि आप लोग बैठिए, मैं देख करके आती हूँ कि कौन है। और जैसे ही सलोनी दरवाजा खोलती है तो उसके सामने फटे कपड़ों में गौरी खड़ी थी, जिसकी हालत भिखारी जैसी हो रही थी। सलोनी जैसे ही गौरी को देखती है तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी नज़र गौरी की हालत या कपड़ों पर नहीं जाती, वो गौरी को गले से लगा लेती है। पर गौरी सलोनी को गले नहीं लगने देती है और वो उससे 2 कदम पीछे हो जाती है। सलोनी ये बात समझ जाती है, इसलिए वो अपनी माँ को आवाज देते हुए बुलाती है कि माँ देखो हमसे मिलने कौन आया है। तभी रेणुका कहती है कि अरे ऐसा कौन है जिसे देख करके तू पागल हुई जा रही है? उसे अंदर तो ले करके आ और हम सब उसे देख करके पागल होने दे। अपनी इस बात पर फिर रेणुका और सलोनी की बुआ हंसने लगी। तभी सलोनी गौरी का हाथ पकड़ करके उसे अंदर ले आई और कहा कि देखो माँ, हमसे मिलने गौरी आई है। तभी रेणुका और बुआ ने गौरी की तरफ देखा, जिसने फटे कपड़े पहने, बाल बिखराए हुए और बहुत ही काली और अजीब दिख रही थी। रेणुका ने तो गौरी को सोने चांदी से लदे हुए देखा था तो पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये गौरी है भी या नहीं। और बुआ ने तो हमेशा ही गौरी को मेकअप करते हुए और महंगे कपड़े पहने हुए देखा था, तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये गौरी है। तभी बुआ ने कहा कि लगता है सलोनी तू बहन के प्रेम में अंधी हो गई है। ये गौरी नहीं कोई बल्कि भिखारन है, जिसे तू गौरी समझ करके घर ले आई है। बुआ की बात सुन करके गौरी गुस्से में बुआ के करीब आने लगी और कहने लगी कि अरे बुआ, मैं गौरी ही। तभी बुआ ने गौरी को डांटते हुए कहा कि ए भिखारन, तू दूर ही रहना, मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। रेणुका ने भी कहा कि तुम कौन हो बेटा? तभी गौरी ने कहा कि माँ, आप भी मुझे नहीं पहचान रही हैं, मैं गौरी हूँ। मेरी सुंदरता देख करके भी आपको यकीन नहीं हो रहा है? रेणुका ने कहा सुंदरता का तो पता नहीं, पर चुड़ैल जरूर लग रही हो। तभी सलोनी एक बर्तन में पानी लेकर के आई और उसने गौरी का मुंह धुलवाया और कहा कि अब अच्छे से देखा माँ, ये अपनी गौरी ही है। पानी से चेहरा धुलने के बाद गौरी के चेहरे पर लगी धूल मिट्टी साफ हो गई और अब वो पहचान में आने लगी थी। लेकिन रेणुका ने जैसे ही गौरी को पहचाना, उसका खून खौल गया और उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालने लगी। ये देख करके सलोनी और गौरी दोनों ही हैरान हो गई कि आखिर अचानक से माँ को क्या हो गया। घर के दरवाजे के पास ला करके रेणुका ने गौरी को एक तमाचा मारा और कहा कि खबरदार, तूने इस घर में एक कदम भी रखा तो नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तेरी माँ हूँ। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देख करके सलोनी और गौरी दोनों ही हैरत में हो गई, पर रेणुका के इस बर्ताव को बुआ ने समझ लिया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। सलोनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप ये क्या कह रही हैं?
उसकी हालत तो देखिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं गौरी के साथ। रेणुका ने कहा कि क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा, और अब ये लड़की यहाँ क्या करने आई है। जब ये लड़की अपनी बहन, अपनी माँ और अपने बाप की लाश की ना हो सकी तो फिर ये यहाँ अब हमसे कौन सा रिश्ता निभाने आई है। सलोनी ने कहा कि माँ, मैं मानती हूँ कि गौरी से गलती हुई है, पर एक बार ये तो जान लो कि उसकी हालत ऐसी हुई कैसे, और हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी जिससे ये पापा के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकी होगी। रेणुका ने कहा कि हाँ, थी ना मजबूरी, कि कहीं इसकी माँ जैसे इसके बाप के इलाज के लिए इससे एक भिखारी की तरह पैसे मांगने आई थी, तो कहीं इससे इसके ही बाप के अंतिम संस्कार के पैसे ना मांग बैठे, इसलिए ये नहीं आई, और इसकी हालत खुद इसी की वजह से हुई होगी, और अगर कोई और भी वजह है तो मुझे नहीं जानना है। और तू भी सलोनी, एक बात कान खोल करके सुन ले, मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, और अगर तूने भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरा हाथ आज तुझ पर भी उड़ जाएगा। सलोनी ने कहा कि माँ, मुझे आपके थप्पड़ से डर नहीं लगता, और ना ही आपको गौरी को माफ करने के लिए कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप एक बार शांति से गौरी की बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो भी करना है आप वही करिएगा। रेणुका ने कहा कि क्यों सुनूं मैं इसकी बातें। जब मैं इसके पास गई थी तो इसने अपनी माँ की सब नौकरों के सामने भर भर करके बेइज्जती की थी, और मुझे घर से बेइज्जत करके भगा दिया था, तो आज ये मुझसे किस इज्जत की उम्मीद कर रही है। मेरे साथ जो भी किया इसने, उसके बाद मैंने फिर भी इसका बचपना समझ करके माफ कर दिया था, पर इसने जो अपने बाप के साथ किया उसे तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, और ना ही कभी इस गलती के लिए इसे माफ करूंगी। अरे माना, मैंने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए, मैंने इसके मन में तेरे लिए जहर भरा, तो इसने तेरे साथ गलत किया, वो भी मान लिया मैंने। मेरी बेइज्जती की, वो भी मान लिया मैंने, पर अपने मरे हुए बाप की लाश को देखने तक ना आए ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे मैंने। फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के घर में कदम रखने की। गौरी ने कहा कि मैं भी पापा से बहुत प्यार करती हूँ माँ। गौरी के मुंह से इतना सुनते ही रेणुका ने गौरी के चेहरे पर 4 से 5 थप्पड़ जड़ दिए। वो तो बीच में सलोनी ने गौरी को बचा लिया, और पीछे से बुआ ने रेणुका को हाथ पकड़ लिया, वरना रेणुका आज गौरी को जिंदा नहीं छोड़ती। सलोनी ने कहा कि माँ, आप इसे बोलने तो दीजिए, आप इसे जानवरों की तरह मार क्यों रही हैं। रेणुका ने कहा कि पहले तो थप्पड़ मुझे अपनी माँ बोलने के लिए, और 3 बाकी मेरे पति को अपना बाप बोलने के लिए। सलोनी की कोई भी बात रेणुका के कान में नहीं जा रही थी, इसलिए फिर सलोनी ने अपनी बुआ से विनती की कि वो रेणुका को समझाएं और गौरी को उसकी बात बोलने का एक मौका दें। फिर बुआ ने रेणुका को बहुत समझाया और कहा कि तू माँ है, बच्चे लाख गलती करें पर माँ बाप का फर्ज यही होता है कि अपने बच्चों की गलती करने के बाद भी सही रास्ता दिखाए, वरना बच्चे सहायता लेने बाहर वालों के पास चले जाते हैं और बाहर वाले सहायता नहीं फायदा उठाते हैं। फिर बुआ की बातों से रेणुका का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा कि ठीक है, बोल सकती हैं, से जो भी बोलना है। फिर गौरी ने बताया कि मेरी शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे मेरे पति ने दारू। फिर बुआ की बातों से रेणुका का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा कि ठीक है, बोल सकती है, इसे जो भी बोलना है। फिर गौरी ने बताया कि मेरी शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे मेरे पति ने दारू पीना शुरू कर दिया, जिसका मैंने विरोध किया तो वो मुझे गंदी गंदी गाली देता, और उसका संबंध मेरी भाभी के साथ था, मतलब कि वो दोनों ही पति पत्नी थे और मेरे साथ भाभी देवर होने का नाटक किया उन्होंने। रेणुका, सलोनी और बुआ सब हैरान रह गए। फिर बुआ ने गौरी से कहा कि साफ साफ कह कि तू क्या बोल रही है, तेरा पति भाभी का पति। फिर गौरी ने कहा कि
वो दोनों पति पत्नी ने पैसे के लिए माँ को बेवकूफ बनाया। दरअसल वो एक नंबर के चोर और फ्रॉड लोग थे, जो ऐसे ही देवर भाई किसी के घर की कमजोरी को पता करते और फिर कुछ पैसे दे करके बड़े बड़े घर किराए में ले करके उसे अपना घर बता करके उस घर पर लड़का या लड़की से शादी करते और फिर धीरे धीरे उससे अपने घर वालों से पैसे मांगने का दबाव बनाते और अगर पैसे ला करके ना दो तो वे मारते पीटते और यहाँ तक कि उनके ऊपर मर्डर केस भी दर्ज है। और एक दिन दोनों ने ही मुझे मारने की कोशिश की तो मैं वहां से जान बचा करके भाग गई और पुलिस को जा करके सब कुछ बता दिया, पर पुलिस के पहुंचते पहुंचते वो लोग वहां से भाग चुके थे। बुआ ने कहा कि एक बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का और लड़की से शादी करने का क्या मतलब हुआ। गौरी ने कहा कि एक शहर में पहले आदमी एक लड़की से शादी करके उससे पैसे ऐंठता था और फिर इन दोनों वहां से पैसा ले करके भाग करके दूसरे शहर चले जाते और वहां पर औरत किसी पैसे वाले लड़के को फंसा करके उससे शादी करती। बुआ ने कहा कि हे भगवान, ये कैसे पापी लोग पैदा किया है, तूने जो हाथ पैर सही सलामत होते हुए भी इतना गंदा काम कर रहे हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को भी इन लोगों ने अपने लालच के चलते गंदा कर दिया। ऐसे तो लोग अपनी लड़की या लड़के की शादी करने से ही डरेंगे। कैसा कलयुग आ गया है मेरे भगवान। रेणुका को भी ये सब सुन करके बहुत झटका लगा और अब उसका गुस्सा भी कुछ कम था गौरी के लिए, पर गौरी ने जो अपने पिता की मृत्यु पर किया था, रेणुका उसके लिए गौरी को माफ नहीं करना चाहती थी। सोनी ने कहा कि देखा माँ, मैं बोल रही थी ना कि एक बार गौरी की बात सुन लो, वो पक्का किसी मजबूरी में रही होगी, वरना गौरी ऐसा नहीं कर सकती। रेणुका ने कहा कि अच्छा ये बता तू कि तुझे कब पता चला कि ये दोनों पति पत्नी हैं और ये सब कब हुआ। गौरी ने जवाब देने में थोड़ा आनाकानी की। रेणुका ने कहा कि साफ साफ बता वरना 4-5 थप्पड़ यहीं लगा दूंगी दोबारा से। गौरी ने डरते डरते कहा कि अभी ही 5 से 6 दिन पहले ही ये सब कुछ हुआ है। गौरी का जवाब सुनते ही रेणुका ने कहा कि देखा, मेरा अंदाजा सही था कि इस लड़की की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि ये सब अगर 5-6 दिन पहले ही हुआ है तो सलोनी तेरे पिता को मरे 1 महीने होने जा रहे हैं, तो तब क्यों नहीं आई ये महारानी। गौरी के जवाब से अब सलोनी का भी सिर नीचे हो गया। फिर भी सलोनी ने अपनी बहन की तरफदारी करते हुए कहा कि हो गया माँ, गौरी अभी छोटी है, तुम्हें इतनी समझ नहीं है, जाने दो, बेचारी से गलती हो गई, आप माँ हैं, माफ कर दीजिए। रेणुका ने कहा कि तुमने सही कहा है कि मैं माँ हूँ, तो मैं अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकती, पर तू ये भूल गई है कि एक माँ होने से पहले मैं एक पत्नी हूँ, जो अपने पति की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपने माँ धर्म को भी त्याग कर सकती हूँ। सलोनी ने कहा कि माँ, मेरी खातिर माफ कर दीजिए। रेणुका ने कहा कि सलोनी, तू अब एक बात मेरी कान खोल करके सुन लेना, ना तो मैं इस लड़की को माफ करने वाली हूँ और ना ही मैं इसे अपने पति के घर में अंदर आने, इसलिए अब ये ही जाने कि इसका क्या होगा। और अगर तूने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी मेरी लाश के ऊपर से हो करके इस घर में कदम रखना होगा। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुन करके सलोनी बहुत घबरा गई और उसने कहा कि ऐसा मत कहो माँ, आप अगर नहीं चाहती कि गौरी इस घर में कदम रखे तो वो नहीं रखेगी, इसे मैं अपने साथ अपने घर लिए जा रही हूँ। रेणुका ने कहा कि तू पागल हो गई है क्या सलोनी, वो तेरा मायका नहीं ससुराल है। तू भला इस लड़की को, जिसने तेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया और तेरे साथ तो क्या इसने अपने पिता के साथ भी अच्छा नहीं किया, तो उसकी मदद करना चाहती है। इतना भी अच्छा होना अच्छी बात नहीं है सलोनी। कभी कभी हम दूसरों के घर को रोशन करते करते खुद अपने घर के दीपक पर ध्यान नहीं दे पाते और वो बुझ जाता है। सलोनी ने कहा कि माँ, मैं जानती हूँ, पर अभी गौरी को हमारी जरूरत है और एक छोटी बहन को अपनी माँ के
बाद अपनी बड़ी बहन पर ही हक होता है, और मैं अपने होते हुए अपनी छोटी बहन को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। और वैसे भी अभी मेरे घर में मेरे और कुणाल जी के सिवा कोई है ही नहीं, और जब तक गौरी के रहने का इंतजाम नहीं हो जाता है वो तब तक हमारे साथ रहेगी। उसके बाद जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो वो अपना भविष्य खुद बना लेगी। रेणुका का मन सलोनी के फैसले को न जाने क्यों अपना नहीं पा रहा था। उसने सलोनी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सलोनी अपने बहन के प्रेम में अंधी और बहरी दोनों हो चुकी थी। सलोनी गौरी को अपने साथ अपने घर की तरफ ले जाने लगी, और जाने के लिए उसने एक आटे वाले को बुलाया। ये देख करके गौरी मन ही मन सोचने लगी कि ये गरीब की गरीब ही रहेगी हमेशा। पता नहीं माँ पापा ने इस कोयले को किस बेचारे के गले बांध दिया है। पक्का किसी गरीब के ही घर में शादी की है इसकी, तभी घर तक जाने के लिए इसके पास गाड़ी तक नहीं है। और कपड़े तो देखो कितने ही सादे पहने हुए हैं, और सोना चांदी के नाम पर कुछ भी ढंग का नहीं है। क्या करूं, मजबूरी ना होती तो इसके साथ एक झोपड़ी में कभी ना जाती रहने, पर क्या कर सकती हूं, खुद की तो औकात फुटपाथ में भी सोने की नहीं रही। सोचा था कि माँ को अपना हालत दिखाऊंगी, और ज्यादा गुस्सा हुई तो 2-4 आंसू बहा करके मना लूंगी और मजे से घर पर रहूंगी। तो माँ ने मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दिया और इस कोयले के साथ मुझे भेज दिया। पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि माँ इसे कैसे इतना मानने लगी। इसने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है माँ को, जो माँ गौरी गौरी की माला छोड़ करके सलोनी सलोनी की माला जपने लगी। पक्का मेरे ना रहने पर इसने ही माँ के कान भरे होंगे मेरे खिलाफ। और इतने में सलोनी का घर भी आ गया। जब सलोनी ने गौरी से कहा कि चलो अंदर, तब गौरी ने कहा कि यहाँ कोई झोपड़ी जैसा घर तो नहीं दिख रहा है, और तुम मुझे इस बंगले के पास ला करके क्यों खड़ा कर दी हो? तुम्हारे पति यही नौकरी करते हैं क्या? सलोनी ने हंसते हुए कहा कि यही बंगला ही मेरा घर है। ये सुन करके तो गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा कि क्या मजाक कर रही हो? इस बंगले के मालिक ने तुम में ऐसा क्या देख लिया? फिर गौरी ने बात बनाते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि तुम यहाँ कैसे? सलोनी ने कहा कि सब किस्मत की बात होती है गौरी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने बड़े बंगले की बहू बनूंगी। गौरी ने मन में कहा कि इस कोयले की तो किस्मत चमक गई, पर जिससे शादी की हुई है इसकी उस हीरे की चमक तो गई इसे पा करके। सलोनी का बंगला जितना बाहर से बड़ा था उतना ही अंदर से भी बड़ा और सुंदर था। सलोनी के आते ही सारे नौकर चाकर सलोनी के आगे पीछे डोलने लगे, और ये देख करके गौरी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसने क्या सोचा था सलोनी के बारे में कि वो एक झोपड़ी में रहती होगी, पर ये तो करोड़ों के बंगलों में रहती है। गौरी बड़ी बड़ी आंखें करके पूरे घर को बस निहारती रही। सलोनी ने यह देख करके गौरी से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें मेरा घर पसंद आया? गौरी ने कहा कि पसंद? अरे मुझे तो बहुत पसंद आया, मन कर रहा है कि अब यहाँ से कहीं ना जाऊं, बस यहीं बस जाऊं। सलोनी ने कहा कि बस जाओ, आखिर ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। और तभी गौरी ने सलोनी को छेड़ते हुए कहा कि और जीजू। ये सुन करके सलोनी थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि सलोनी और कुणाल के रिश्ते अभी भी बहुत खराब चल रहे थे। और गौरी के इस मजाक का जवाब ना देते हुए सलोनी ने कहा कि मैडम जाओ, तुम्हारा कमरा ठीक करवा दिया है, जा करके वहाँ फ्रेश हो जाओ और अपनी हालत भी ठीक कर लो, वरना तुम्हारे जीजू तुमको देख करके डर जाएंगे। तभी गौरी ने सलोनी को ताना मारते हुए, जब तुमको देख करके जीजू नहीं डरे तब तो मैं गंदे गेटअप में भी तुमसे सुंदर ही लगती हूँ। और इतना कह करके गौरी वहां से चली गई। सलोनी को बहुत खुशी थी कि गौरी अब उसे अपनी बड़ी बहन मानने लगी है। सलोनी को मन बहुत साफ था, शायद इसलिए वो लोगों से पहले अच्छाई ही दिखाती थी, ना कि उनकी कमी। गौरी सलोनी के साथ अच्छा बर्ताव करने का सिर्फ नाटक कर रही थी, क्योंकि अब गौरी के पास रहने के लिए
ना कोई छत थी और ना ही खाने के लिए खाना। ऊपर से गौरी को अपनी माँ से पूरी उम्मीद थी कि उसकी माँ उसको अपने पास रखेंगी, पर जिंदगी के उतार चढ़ाव ने रेणुका को अच्छा सबक सिखाया था और सही गलत के बीच के फर्क का पाठ भी अच्छा पढ़ाया था, जिससे वो अब लोगों में अंतर तो कर सकती थी, पर इस बार रंग का नहीं बल्कि उनकी नियत और गुणों का। सलोनी का सीधा होना उसका स्वभाव था, पर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना उसकी बेवकूफ़ी थी। पर इसमें सलोनी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गौरी उसकी सगी छोटी बहन थी, तो सलोनी का अपनी बहन से लगाव होना स्वाभाविक था और छोटी बहन की गलती को माफ करना ये भी एक बड़ी बहन का फर्ज था। पर छोटी बहन के फर्ज गौरी को शायद नहीं पता थे, इसलिए वो मुंह की खाने के बाद भी नहीं सुधरी और अपनी गंदी सोच में ही उलझी रही। रात का समय हो गया था और सलोनी ने आज सब कुछ गौरी की पसंद का खाना बनाया था। सलोनी बहुत खुश थी। एक तो गौरी उसके साथ रहने आई थी और दूसरी की गौरी और उसके बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी। क्या सच में सब कुछ इतना आसान था या फिर सलोनी का वहम? डाइनिंग टेबल पर कुणाल आ करके बैठ गया और सलोनी उसे खाना लगा करके खुद गौरी को भी खाने पर इंतजार करने लगी। कुणाल ने देखा कि सलोनी ने उसके लिए तो खाना लगा दिया पर खुद नहीं खा रही है, तो उसने बहुत ही अकड़ करके सलोनी से पूछा कि तुमने कहीं मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला दिया है, जो सिर्फ मुझे ही दे दिया है और खुद बैठी हो? सलोनी ये सुन करके हैरान रह गई और उसने कहा कि मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ किसी का, और आपके खाने में कुछ नहीं है, कहिए तो पहले मैं ही चख करके बता देती हूँ। कुणाल ने कहा कि तुम किसका इंतजार कर रही हो? अपने आशिक का? सलोनी उसे जवाब देने ही वाली थी कि सामने गौरी आ गई और उसने आते ही सबसे पहले कुणाल को देख करके मुस्कुराते हुए कहा कि हाय जीजू, मुझे पहचाना? गौरी ने ब्लैक रंग की साड़ी पहने हुई थी, बैकलेस ब्लाउज, वो भी उसके सामने का गला इतना बड़ा था कि गौरी के उभरे हुए स्तन साफ दिखाई दे रहे थे, और गौरी भी बहुत गोरे रंग की है, तो ब्लैक साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सलोनी गौरी का ऐसा पहनावा अपने पति के सामने देख करके अच्छा नहीं लगा, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो अकेले में ये बातें गौरी को समझा देगी। कुणाल ने उसकी तरफ देखा और कहा कि सलोनी। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा कि क्या जीजू, आप मेरी दीदी से इतना प्यार करते हैं क्या कि आपको हर जगह बस सलोनी ही नजर आती है? कुणाल ने कहा कि तुम्हारी सलोनी दी दिखाई भी देती हैं। गौरी कुणाल का ये ताना जो सलोनी के रंग के ऊपर था वो नहीं समझ पाई और उसने पूछा कि आपका क्या मतलब था? पर इस बात को सलोनी समझ गई थी और सलोनी नहीं चाहती थी कि उसके और कुणाल के बीच की अनबन गौरी को पता चले, क्योंकि गौरी कहीं माँ से ये सब बात ना कह दे और सब परेशान हो जाएं मेरी वजह से। इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा कि चलो गौरी, खाना खा लो। गौरी जा करके सीधा कुणाल के बगल में बैठ गई और अपने पल्लू को थोड़ा नीचे किया। सलोनी का ध्यान तो गौरी की इस हरकत पर नहीं गया, पर कुणाल ने गौरी को इशारा अच्छे से समझ लिया था। गौरी ने कहा कि बताइए ना जीजू कि मैं आपको कैसी लगी? मेरा मतलब है कि आखिर मैं आपकी साली हूँ तो आपके लायक हूँ या नहीं? कुणाल का खाना तब तक हो चुका था और वो गुस्से से उठा और सलोनी की तरफ देख करके कहा, तुम ही तो थी जिसकी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, और तुम ही तो हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में तूफान भी आया है। और फिर इतना कह करके वहां से चला गया। गौरी को कुणाल का ऐसा बर्ताव और उसकी बात दोनों ही समझ में नहीं आया, और फिर उसने सोचा कि कुछ तो पक्का है सलोनी और इन कुणाल के बीच जो मुझे पता करना ही होगा। और फिर गौरी ने झूठे प्रेम का दिखावा करके सलोनी की झूठी हमदर्दी दी और कहा कि कुछ तो बात जरूर है दी, वरना जीजू मेरे ऐसे तो नहीं बोलते। क्या बात है, आप मुझसे खुल करके कह सकती हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बात का सिर्फ अपने तक ही रखूंगी और जहाँ तक हो सकेगा मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। फिर सलोनी भी
कब तक अकेले अपना दुख अपने अंदर रखती। उसके पिता के गुजर जाने के बाद अब उसे भी एक सहारे की जरूरत थी, जिससे वो खुल करके बात कर सके और अपनी तकलीफ बता सके। और एक बहन से अच्छा कोई और कौन हो सकता है। फिर सलोनी ने कुणाल से शादी लगने से लेकर के अपने सुहाग रात की अगली सुबह की सारी बातें उसे बता दी। ये सुन करके गौरी बहुत ही हैरान हुई कि कुणाल ने शादी के लिए उसे पसंद किया था और शादी भी सलोनी से यही सोच करके की थी कि वो सलोनी नहीं मैं हूँ। गौरी ने कहा कि सलोनी दी, अगर आपको इस रिश्ते से इतनी ही तकलीफ है तो आप ये रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देती हैं। सलोनी ने कहा कि कैसी बातें कर रही है तू, मैं सिर्फ कुणाल की पत्नी ही नहीं बल्कि इस घर की बहू भी हूँ, और आज अगर मैं यहाँ रह भी रही हूँ तो कुणाल की पत्नी बन करके नहीं बल्कि इस घर की बहू बन करके। और कुणाल ने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ और मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है कि एक दिन कुणाल की भी मेरे प्यार से प्यार हो जाएगा। गौरी को सलोनी की ये बात कुछ ज्यादा पसंद तो नहीं आई, पर वो सलोनी के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने सलोनी से कहा कि आप ठीक कह रही हैं दीदी, और आप चिंता मत करिए, अब आपको और जीजू को एक दूसरे से मिलाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये काम करके रहूंगी। आखिर आपने मेरी बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया और आपने मेरी इतनी मदद की, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी एक छोटी बहन होने के नाते आपके फर्ज का कर्ज चुकाऊं। सलोनी को भी गौरी के मुंह से ये सब सुन करके बहुत अच्छा लगा कि गौरी ने उसकी तकलीफ को समझा और अब वो उसकी मदद भी करना चाहती है। फिर सलोनी ने कहा कि गौरी तुम बहुत ही थकी होगी, जो जो जा करके सो जाओ, मैं कल मिलती हूँ तुमसे। फिर गौरी भी अपने रूम में चली गई और रूम में जा करके गौरी खुशी से उछलने लगी। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।